हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का वीडियो पार्ट 1 है, इसको हम लोग 3 पार्ट में ख़त्म कर लेंगे। चलिए, तो हमने जो आप अपने छोटे क्लास में पढ़े होंगे कि कोई भी चेंज जो होता है वो 2 टाइप का होता है। चेंज क्या तो फिजिकल चेंज हो सकता है या फिर केमिकल चेंज हो सकता है, कोई भी मैटर का। ठीक है, मैटर मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, वो सब मैटर होता है। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है केमिकल चेंज। ठीक है, तो जब भी केमिकल चेंज जब होता है ना, तो वी से डैट केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। ठीक है, केमिकल चेंज हुआ है मतलब वहाँ पे पक्का कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। तो इस चैप्टर का हमारा थीम ही है केमिकल रिएक्शन और उसका इक्वेशन लिखना। ठीक है, चलिए इतना हमने समझा। एक यहाँ पे एक्टिविटी है, तो ये एक्टिविटी हम लोग पढ़ेंगे और इसके ऊपर बेस्ड आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक्टिविटी क्या बोला गया है, सबसे पहले नंबर 1, क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3-4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाई रबिंग इट विथ सैंड पेपर। बोला है एक मैग्नीशियम रिबन ले लीजिए 3-4 सेंटीमीटर लंबा और उसको सैंड पेपर से घस के उसको साफ़ कर दीजिए। ठीक है, इसको साफ़ क्यों करते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन अगर ऐसे ही हवा में छोड़ देंगे तो वो जो मैग्नीशियम है और एटमॉस्फेयर में क्या है, एयर है, एयर में क्या है, ऑक्सीजन है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करके एक दूसरे के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर बन जाएगा उस मैग्नीशियम रिबन के ऊपर में। ठीक है, और वो लेयर जो रहेगा वो प्रिवेंट करेगा कोई भी रिएक्शन हम उसको करवाना चाहेंगे तो रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड का ऊपर में लेयर चढ़ा हुआ है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सैंड पेपर से घस के उस मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो लेयर है उसको पहले हटा देते हैं, तब उसके बाद हमें प्योर मैग्नीशियम देखने को मिलता है। ठीक है, तो पहले मैग्नीशियम रिबन लेके उसको घस लेना है सैंड पेपर के साथ। उसके बाद क्या करना है, तो इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे हाँ कि वाई मैग्नीशियम रिबन नीड्स टू बी रब्ड बिफोर यूजिंग इट। ठीक है, तो टू रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड विच हैज़ फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन विथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं। साफ़ करने के बाद होल्ड इट विथ अ पेयर ऑफ टोंग्स। ये रहा टोंग्स, आप देख रहे हैं जो हाथ में पकड़ा हुआ है, उससे पकड़ लीजिए मैग्नीशियम रिबन को। बर्न इट विथ अ स्पिरिट लैम्प और बर्नर एंड कलेक्ट द एश शो फॉर्म्ड इन अ वॉच ग्लास एज शोन इन फिगर। उसको जलाना है और जलाने के बाद जो राख होता है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसका जो राख होता है वो एक वॉच ग्लास में गिरा लेना है। ठीक है, ये रहा यहाँ पे वो ऐसे। उसके बाद बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आइज। तो आँख से दूर रख के इसको जलाना है। ठीक है, तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ पे आप पाएंगे कि हमें क्या देखने को मिलता है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन्स बर्न्स विद अ डेजलिंग वाइट फ्लेम एंड चेंजेस टू वाइट पाउडर। तो ये जो जलता है काफ़ी एक सफ़ेद लौ के साथ जलता है और क्या चेंज कर देता है इनटू अ वाइट पाउडर। ठीक है, इसका जो ऐश है, राख जो है, एक वाइट पाउडर बन जाता है। दिस पाउडर इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये पाउडर जो है, ये प्रोडक्ट जो मिला है हमें, ये पाउडर है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ठीक है, अब ये कैसा मैग्नीशियम ऑक्साइड बना वो भी हम थोड़ा देर में देखेंगे। इट इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है क्योंकि जो मैग्नीशियम रिबन था और बर्न जो हो रहा है, आग तो कोई चीज़ है नहीं ना, वो तो मैटर नहीं है। मैटर क्या है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है। तो आग सिर्फ एक कैटलिस्ट की तरह काम किया है, वो यहाँ पे सिर्फ रिएक्शन में हेल्प किया है, आग खुद रिएक्ट नहीं किया है। ठीक है, आग सिर्फ हेल्प किया है रिएक्शन होने में बिटवीन द मैग्नीशियम रिबन एंड द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। ठीक है, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ और बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ तक। इसको अभी हम लोग और थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। चलिए, एक और एक्टिविटी यहाँ पे दिया गया है कि एक मेटल है, जिंक ग्रैन्यूल्स, जिंक एक मेटल है और उसको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा दिया गया है, तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो ये चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में भी इसको डिस्कस किया गया है, तो तब हम लोग देख लेंगे अच्छे से। ठीक है, फिलहाल हमें समझना क्या है, ये चीज़ समझना है कि द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं हम लोग कैसे बता सकते हैं, तो अगर ये 4 चीज़ हुआ है तो हम लोग बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन वहाँ पे हुआ है। चेंज ऑफ स्टेट, ठीक है, अगर कोई सॉलिड से गैस बन गया हो या फिर गैस से लिक्विड बन गया हो, कोई भी चेंज ऑफ स्टेट हुआ है तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। चेंज इन कलर चेंज हुआ है तो केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। इवोल्यूशन ऑफ गैस, रिएक्शन के बाद कोई गैस निकला, जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, तो भी केमिकल रिएक्शन हुआ। और चेंज इन टेम्परेचर, अगर रिएक्शन के बाद कोई चीज़ ठंडा हो जाए या फिर गर्म हो जाए तो भी हम लोग बोलते हैं कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, तो ये चारों पॉइंट आपको याद रखना है। अगला टॉपिक हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं जो कि है केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो ऊपर जो हमने रिएक्शन देखा था कि यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन दोनों के साथ रिएक्शन हो रहा है और बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड।
तो इस चीज़ को हम लोग सिंपल पूरा सेंटेंस बना लिख के हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे एक वर्ड इक्वेशन के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और दोनों रिएक्शन कर रहे हैं और यहाँ पे एरो है, एरो इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ठीक है, मतलब ये दोनों रिएक्ट करके हमें प्रोडक्ट मिल रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो जो पहले जो यूज़ किया जाता है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, यहाँ पे इसको दोनों को बोला जाएगा रिएक्टेंट। ठीक है, और जो हमें रिजल्ट मिलता है, जो प्रोडक्ट मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पर ये रहा, द सब्सटेंसेस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन अ रिएक्शन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट्स। जो केमिकल चेंज जिसका होता है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं और होने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल हो गया, वर्ड इक्वेशन से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम लोग वर्ड इक्वेशन से शिफ्ट करेंगे केमिकल इक्वेशन पे। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है केमिकल रिएक्शन को। अगर हम यहाँ पे इस मैग्नीशियम को हम लोग पूरा वर्ड में लिखे हैं ना, अगर हम लोग मैग्नीशियम की जगह पर उसका फॉर्मूला लिख दें Mg, जो आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या है, O2। ठीक है, तो हमें रिएक्शन होकर क्या मिल रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया MgO। ठीक है, तो ये जो है ये केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि ये मैग्नीशियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, Mg और O, ये दोनों क्या है, एलिमेंट है एक। ठीक है, इतना समझे, एलिमेंट समझ गए क्या होता है। अब हम अगर कोई आपसे पूछे कि ये Mg में कितना एटम है, तो Mg के सामने क्या है, 1 है, तो यहाँ पे बोलेंगे Mg 1 एटम है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे Mg का कितना है, 1 एटम है। वैसे ही अगर कोई पूछे कि ऑक्सीजन का कितना एटम है, ऑक्सीजन जो एलिमेंट है उसका कितना एटम है, तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ऑक्सीजन 2 एटम है यहाँ पे। ठीक है, ऑन द रिएक्टेंट साइड। और यहाँ पे कोई पूछे कि ऑक्सीजन कितना है, तो आप बोलेंगे ऑक्सीजन के यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है, तो 1 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, इफ़ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन LHS एंड RHS, तो एरो के इस साइड को LHS बोलते हैं, उस साइड को RHS। तो यहाँ पे जो एटम की संख्या है हर एक एलिमेंट का LHS में और RHS में, अगर दोनों इक्वल है, ठीक है, तो हम लोग उस इक्वेशन को बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और अगर अनइक्वल है तो उसको बोलेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, और ऐसा इक्वेशन जो अनबैलेंस्ड हो उसको हम लोग स्केलेटल इक्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ये सब छोटा छोटा वर्ड है जो आपको पता होना चाहिए नॉलेज के लिए। तो इतना समझे, अब आगे बढ़ते हैं। तो एग्जाम में आपसे पूछ लेंगे कि व्हाट इज डिफाइंड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज वन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन LHS एंड RHS ऑफ द एरो इज इक्वल। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग शिफ्ट करते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पे क्या होता है। इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एवरग्रीन क्वेश्चन है, हर साल आता रहता है इसके ऊपर क्वेश्चन। तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी क्यों है, ऐसे क्यों नहीं छोड़ सकते। तो आपने पढ़ा होगा क्लास 9 में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसके अकॉर्डिंग मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, मास को कोई क्रिएट नहीं कर सकता है, ना मास डिस्ट्रॉय हो सकता है। दैट इज द टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन इट्स प्रोडक्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट। ठीक है, जितना प्रोडक्ट में यहाँ पे जितना मास है, यहाँ पे अगर 10 ग्राम 5 ग्राम आप मैग्नीशियम 5 ग्राम ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड भी पक्का आपका 10 ग्राम होना पड़ेगा, क्योंकि 5 5 10 यहाँ पे 10। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे 5 हो जाए और यहाँ पे 11 हो जाए, यहाँ पे 10 हो जाए यहाँ पे 11 हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। हमेशा दोनों साइड इक्वल होना पड़ेगा बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो इन अदर वर्ड्स द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन से पहले और बाद में नंबर ऑफ एटम्स सेम रहना पड़ेगा। हैंस वी नीड टू बैलेंस अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो इसीलिए हमें एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, मतलब जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, उसको हमें क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा। ठीक है, तो वाई अ केमिकल इक्वेशन नीड्स टू बी बैलेंस्ड टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग सीखेंगे बैलेंसिंग कैसे किया जाता है। ठीक है, मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे ये जो यहाँ पे एक्टिविटी दिया गया था, इसका इक्वेशन लेते हैं। यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड का साथ में। ठीक है, तो हमने लिख लिया जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये एक मेटल है और ये एक एसिड है, तो इसको हम लोग क्लास चैप्टर 2 में डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आप ऐसे समझ लीजिए कि कभी भी मेटल और एसिड का रिएक्शन होता है तो हमेशा एक हाइड्रोजन गैस जरूर निकलता है। ठीक है, और जो बच गया जिंक और सल्फेट, वहाँ पे जिंक सल्फेट हो जाएगा। अगर इसका फॉर्मूला लिखना चाहे अगर हम, तो फॉर्मूला ऐसे लिखेंगे। तो देखिए जिंक के लिए Zn। ठीक है, ये फॉर्मूला अभी से आप याद करते चलिए, जिनका बेसिक वीक है। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4 याद कर लीजिए, आपसे कोई उपाय नहीं है। जिंक सल्फेट,
तो जिंक, और जहाँ भी सल्फेट आएगा तो सल्फेट का फॉर्मूला होता है SO4, ठीक है, तो ZnSO4 हो गया। और हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है H2, ठीक है, इसको आप याद करते चलिए लिख लिख के। तो ये हमने लिख लिया स्केलेटल इक्वेशन। अब हमें इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना है, पहचानना ही कितना सारा एलिमेंट है, ठीक है, 4 एलिमेंट है टोटल, जिंक और हाइड्रोजन और सल्फर और ऑक्सीजन, टोटल 4 एलिमेंट है। अब उसका नंबर्स काउंट कीजिए, नंबर ऑफ एटम्स काउंट कीजिए ऑन द LHS एंड RHS। तो इसको समझने से पहले आप थोड़ा सा बेसिक जानिए। आप ऐसे समझिए इसको, मान लीजिए कि कहीं लिखा हुआ है H2, कोई आपसे पूछा कि हाइड्रोजन का कितना एटम है, तो आप बोलेंगे कि हाइड्रोजन का 2 एटम है, ठीक है। कहीं लिखा हुआ है मान लीजिए O3, कोई पूछे आपसे कि ऑक्सीजन का कितना एटम है, तो आप बोलेंगे 3 एटम है, ठीक है, इतना समझे। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है Na, कोई पूछे कि आपसे कितना सोडियम एटम है, आप बोलेंगे 1, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है 2Na, तो आप कितना समझेंगे, कितना सोडियम एटम है, तब भी क्या है 2। अच्छा, अब इसका जवाब दीजिए। मान लीजिए यहाँ पे O2 लिखा हुआ है, तो आप तो बोलेंगे 2। अगर यहाँ पे 3O2 लिखा हुआ है, तब ऑक्सीजन कितना एटम है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर डालते हैं। हाँ, 3 2 6, हम लोग बोलेंगे कि ऑक्सीजन कितना एटम है, यहाँ पे 6 एटम है। समझे कि नहीं समझे यहाँ तक? कोई आपसे पूछ रहा है, कोई आपसे पूछे कि मान लीजिए 4H2, अब बताइए कि हाइड्रोजन कितना एटम है, तो आप बोलेंगे 4 2 8, 8 हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। चलिए इतना समझे। अब कुछ और सवाल का जवाब दीजिए। कहीं लिखा हुआ है SO4, कोई आपसे पूछे कि सल्फर कितना है यहाँ पे, तो सल्फर के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो सल्फर 1 है यहाँ पे, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन 4 है यहाँ पे, ठीक है यहाँ तक। अब इसका जवाब दीजिए। मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2SO4। अब आपसे कोई पूछे कि सल्फर कितना है, तो ये 2 जो है ना, 2 सल्फर के लिए भी है और 2 ऑक्सीजन के लिए भी है। ये जो 4 है, ये तो 4 सिर्फ ऑक्सीजन के लिए है, ठीक है। कोई पूछे सल्फर कितना है, तो सल्फर आप बोलेंगे 2 एटम है। कोई पूछे ऑक्सीजन कितना है, तो आप बोलेंगे ऑक्सीजन के लिए 4 2 8 है, ठीक है यहाँ तक, ठीक है। अब इसका जवाब दीजिए। अब इसका जवाब दीजिए। SO4 ऐसे कहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, सल्फर कितना है, तो इसका मतलब ये ब्रैकेट है, तो ये जो 3 है ना, ये दोनों के लिए है। सल्फर भी 3 है और ऑक्सीजन जो हो जाएगा 4 3 12 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसका जवाब दीजिए। Al2SO4 होल थ्राइस। आप बताइए एल्यूमिनियम कितना है, तो आप बोलेंगे एल्यूमिनियम कितना है, 2 है, ठीक है, इस 2 का वजह से। सल्फर कितना है, तो आप बोलेंगे सल्फर 3 है। ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन 4 3 12 है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 4। अब बताइए एल्यूमिनियम कितना है, तो एल्यूमिनियम 4 2 8 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब बताइए सल्फर कितना है, तो सल्फर का ले यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, तो 3 4 12 हो गया सल्फर, ठीक है। कोई पूछा ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन 4 3 12 और 12 4 यहाँ पे हो गया 48, ऑक्सीजन हो गया 48, ठीक है। यहाँ तक समझे कि नहीं? चलिए इतना समझ गए, तो अब आप इजीली बैलेंस कर पाएंगे। तो अब हमें गिनना है कि इस साइड में जिंक 1 है, तो यहाँ पे इस साइड में जिंक कितना है, तो जिंक 1 है। चलिए जिंक का काम खत्म है, जिंक बैलेंस्ड है, ठीक है। अब मूव करते हैं हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन इस साइड कितना है, 2 है। इस साइड हाइड्रोजन कितना है, 2, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस है। अब बचा कौन सा, सल्फर। तो सल्फर इस साइड है 1, यहाँ पे भी सल्फर है 1, तो सल्फर भी बैलेंस्ड है। तो बचा क्या, ऑक्सीजन है यहाँ पे 4 और यहाँ पे भी ऑक्सीजन है 4, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है। तो ये रिएक्शन पहले से ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज सेम ऑन बोथ साइड्स। तो इक्वेशन जो 1.3 है, मतलब ये इक्वेशन जो है वो क्या है, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। चलिए एक और ट्राई करते हैं, इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसको बैलेंस करने का तरीका क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले तो आप एक बात याद रखिएगा, कहीं भी अगर Al2SO4 ऐसे कहीं लिखा हुआ है होल थ्राइस, तो आप याद रखिए कि बैलेंस करते वक्त आप सिर्फ आगे में छेड़छाड़ करेंगे, इस बॉक्स के अंदर कहीं भी छेड़छाड़ नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। सिर्फ आगे में कोई नंबर डाल सकते हैं और कहीं भी अंदर में नंबर नहीं डाल सकते हैं, ये रूल आप याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले अगर हम आयरन देखें, आयरन यहाँ पे 1 है और आयरन यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो इसी से पता चला कि इक्वेशन अभी बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो
तो हम लोग शुरुआत कहाँ से करेंगे, हम लोग हमेशा उस कंपाउंड से शुरुआत करेंगे जहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स देखने को मिले। ठीक है, तो यहाँ पे आयरन 3 और ऑक्सीजन 4, टोटल 7 एटम हो गया, तो यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं नॉर्मली। ठीक है, और अब इसमें अभी अब किसी शुरुआत करें, आयरन से शुरुआत करें कि ऑक्सीजन से शुरुआत करें, तो इसमें जो ज़्यादा कौन है, ऑक्सीजन ज़्यादा है ना, 4 एटम है ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन से शुरुआत करेंगे अब। ठीक है, चलिए, तो ऑक्सीजन यहाँ पे दिखा मेरे को 4, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन होना चाहिए 4। तो ऑक्सीजन को 4 बनाने के लिए आपको पता है कि यहाँ तो छेड़छाड़ नहीं कर सकते, हम लोग को आगे में 4 डालना होगा। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन यहाँ पे है 4, तो इसको 4 बनाने के लिए हम यहाँ पे तो 4 नहीं डाल सकते हैं, हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 4 डालना होगा। ठीक है, ऑक्सीजन हो गया बैलेंस्ड। अब हम मूव करेंगे आयरन पे। आयरन यहाँ पे कितना है, 3 है, इस आयरन को भी 3 बनाना है, तो हम लोग यहाँ पे 3 डाल देंगे, तो आयरन हो गया 3। तो आयरन का काम खत्म, Fe हो गया, ऑक्सीजन हो गया, बचा क्या, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना हो रहा है यहाँ पे, 4 2 जा 8, तो इस हाइड्रोजन को हमें 8 बनाना है, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या डाल देंगे, 4 डाल देंगे, 4 2 जा 8। तो ये हो गया हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन 3 4 1 4। ठीक है, तो देखते हैं इन लोग का भी आया है कि नहीं, 3 4 1 4। इन लोग भी बैलेंस करते करते ये रहा, ये लोग भी यहाँ पे पहुँचे हैं 3 4 और 1 4। ठीक है, ऐसे होता है बैलेंस। और ये जो मेथड है बैलेंसिंग इक्वेशन का, जिस तरीके से हमने अभी बैलेंस किया, इसको हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड ऑफ बैलेंसिंग भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अंदाज़ा लगा के बैलेंसिंग करते हैं। ठीक है ना, और एक बात याद रखिएगा, कभी भी यहाँ पे फ्रैक्शंस का यूज़ नहीं किया जाता है, स्मॉलेस्ट होल नंबर का यहाँ पे यूज़ किया जाता है, 3 4 ऐसा। ठीक है, 1/2 यहाँ पे नहीं डाल सकते 4 की जगह पर। ठीक है, चलिए, अब कभी कभी क्या होता है कि हम लोग सिम्बल्स भी लिखते हैं अलॉन्ग विद द इक्वेशन। जैसे कि अगर कोई चीज़, जैसे कि आयरन तो सॉलिड होता है, तो उसके लिए हम लोग स्मॉल s सिंबल यूज़ करते हैं। वैसे अगर लिक्विड हुआ तो L यूज़ कर देंगे, गैसियस हुआ तो G यूज़ कर देंगे, एक्वस मतलब कोई चीज़ पानी में घुल के मिला है तो उसको AQ लिख देंगे। नॉर्मली सॉल्यूशन जो होता है उसको AQ लिखते हैं, और सॉलिड स्टेट के लिए S लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यूजुअली फिजिकल स्टेट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन अ केमिकल इक्वेशन अनलेस इट इज नेसेसरी टू स्पेसिफाई देम। हमें हर वक्त नहीं करना है, क्योंकि स्टूडेंट को, क्लास 10 का स्टूडेंट को तो उतना पता नहीं है कि कौन सा चीज़ सॉलिड कौन सा चीज़ लिक्विड है। ठीक है, तो आप सिर्फ इसको समझ के छोड़ दीजिए। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि ऐसे हम लोग स्टेट भी मेंशन कर सकते हैं, सॉलिड या फिर गैस या फिर सॉलिड गैस, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। साथ साथ आप यहाँ पे एक बार गौर कीजिए कि कभी कभी क्या होता है, रिएक्शन कंडीशन, जैसे कि टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है, कोई कैटलिस्ट यूज़ किया गया है कि नहीं। कैटलिस्ट एक वो चीज़ होता है जो रिएक्शन में बिना भाग लिए रिएक्शन का स्पीड को इंक्रीज़ कर देता है, उसको बोलते हैं कैटलिस्ट। ठीक है, तो ये सब चीज़ को भी हम लोग कभी कभी मेंशन करते हैं एक इक्वेशन में। कहाँ मेंशन करते हैं, इस एरो के क्या तो ऊपर, नहीं तो नीचे, नहीं तो दोनों साइड। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आप रिएक्शन देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन ये देता है। ठीक है, मिथेनॉल। तो यहाँ पे जो हमें एटमॉस्फेयर है वो 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये हमने एरो के ऊपर लिख दिया, तो ये रिएक्शन कंडीशन जो है यहाँ पे लिख दिया हमने। सिमिलरली ये इक्वेशन तो सबको याद होगा। ठीक है, फोटोसिंथेसिस का है, तो यहाँ पर भी हम लोगों ने क्या किया, जो रिएक्शन कंडीशन है सनलाइट और क्लोरोफिल नेसेसरी होता है, उसको हमने एरो के ऊपर नीचे लिख दिया। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग कभी कभी मेंशन करते हैं। तो चलिए फिर इतना ही है आज की क्लास में। नेक्स्ट जो हमारा है वो है कुछ क्वेश्चंस। ये सब क्वेश्चंस आपको खुद से ट्राई करना है, और जो ना आए आप गूगल कर लीजिएगा, कोई भी NCERT सॉल्यूशन आप देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको ये खुद से कर लेना है। आप सिर्फ फॉर्मूला देखिएगा और बैलेंसिंग का काम खुद से कीजिएगा। ठीक है, और ये सब कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, आपको अच्छे से इसको प्रैक्टिस करके जाना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये सब क्वेश्चन। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। और अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बोलिए, हम आपके लिए अगर ज़रूरत हुआ तो एक वीडियो बना देंगे, और कोई भी छोटा मोटा डाउट हुआ तो वो भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, हम उसको कमेंट में सॉल्व कर देंगे। चलिए फिर और हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, वो भी वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, कोई भी सजेशन हो तो जरूर दीजिए। ठीक है, और जरूर वीडियो अगर अच्छा लगा, थोड़ा सा भी आप कुछ सीखे अगर वीडियो से, वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका छोटा सा लाइक मुझे काफ़ी मोटिवेट करेगा दिल से और भी मेहनत करने के लिए। और दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए, इससे चैनल ग्रो होने में थोड़ा हेल्प मिलेगा। और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और चैनल पर देखिए और भी सारे सब्जेक्ट का जो वीडियो है उसको आप एक्सप्लोर कीजिए, आपको जरूर पसंद आएगा वहाँ पे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगले पार्ट के साथ, जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।